In the last lecture, we have discussed the air standard Britten cycle, and in this lecture, we will discuss the air standard assumptions and the cycle efficiency. एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में कल थोड़ा सा डिस्कस किया था. एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे वो ड्रॉ होता है. देखते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं और उनके क्या अजम्पशंस होते हैं. अजम्पशंस का मतलब ये है कि पूरी तरीके से वर्किंग फ्लूइड एयर किसी भी साइकिल में नहीं होता है, या फिर 100% हम किसी भी साइकिल को एयर स्टैंडर्ड साइकिल नहीं बोल सकते. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम एज्यूम, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट्स वो साइकिल फॉलो कर रही है या फिर इन पॉइंट्स के क्लोज है, तो हम उसको फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स बोल सकते हैं. क्या है वो अजम्पशन? अजम्पशन नंबर 1, वर्किंग फ्लूइड या वर्किंग सब्सटेंस इज एयर थ्रू आउट and its chemical composition does not change. ठीक है, पूरी साइकिल के दौरान जो वर्किंग फ्लूइड है वो या तो एयर होना चाहिए या फिर कोई आइडियल गैस होनी चाहिए, और पूरी साइकिल में उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए. और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन की अगर हम बात करें, उसकी जो वर्किंग है, एयर कंप्रेसर में एंटर करती है, कंप्रेस्ड एयर जाती है हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे उसमें हीट ऐड होती है थ्रू एक्सटर्नल सोर्स. उसके बाद वहाँ पे उसका कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है. उसके बाद वो जाती है गैस टरबाइन पे, वहाँ पे उसकी एनर्जी जो है वो गैस टरबाइन को ट्रांसफर हो जाती है, टरबाइन को ट्रांसफर हो जाती है, और उसके बाद में वो जाती है एक कूलर के पास, जहाँ पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है बाई रिमूविंग द हीट. तो पूरे थ्रू आउट द साइकिल जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर ही रहता है और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. इसका मतलब जो क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन है वो इस पहले अजम्पशंस को फॉलो करता है. लेकिन अगर हम ओपन साइकिल गैस टरबाइन की बात करें, तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन में एयर एंटर करती है कंप्रेसर में, वहां पे उसका कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, एयर हाई प्रेशर एयर ही वहां से बाहर आती है. लेकिन जब वो कंबस्शन चैम्बर में एंटर करती है तो वहां पे उसमें फ्यूल मिक्स हो जाता है, और उसका कंबस्शन होने के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. एयर वहां पे एंटर की थी, फ्यूल वहां पे मिक्स हो गया, मतलब O2 और N2. एयर का मतलब है मेनली O2 और N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वहां पे एंटर की थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो गया. जो ऑक्सीजन है, अगर हम कंप्लीट कंबस्शन की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है फ्यूल के साथ में ऐड होने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो नाइट्रोजन है वो भी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो एयर था उसका केमिकल कंपोजिशन तो पूरा चेंज हो गया कंबस्शन चैम्बर से बाहर आने के बाद ओपन साइकिल गैस टरबाइन में. तो इसलिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन कांट बी कंसीडर एज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल, क्योंकि वो तो पहला ही अजम्पशन फॉलो नहीं कर रही है. तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन की हम बात यहाँ पे, ओपन साइकिल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन साइकिल एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस को फॉलो नहीं करती है. इसीलिए जो ओपन साइकिल है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल नहीं है. क्लोज साइकिल को हमने देखा, जो पहला अजम्पशन है वो तो सफिशिएंट है उसके लिए, पूरा उसको फॉलो करती है. अब आते हैं दूसरा. दूसरा अजम्पशन क्या है? सीपी. सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड गामा, द रेशियो ऑफ दीज टू स्पेसिफिक हीट, सीपी अपॉन सीवी, remains constant throughout द साइकिल. थ्रू आउट द साइकिल मतलब गामा, जब कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ तब सीपी सीपी गामा सेम होने चाहिए. हीट ऐड हुई तब भी उसमें सीपी सीपी चेंज होनी चाहिए. देखिए, जैसे हीट ऐड हुई कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम सी पी डेल्टा टी से. जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एम सी पी T3 माइनस T2. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के दौरान सीपी कांस्टेंट होगा तभी तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज अगर सीपी हर बार वेरी कर रहा है तब तो आपको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा. सीपी का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन आपको चाहिए होगा, टेम्परेचर पे अगर वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तब आप एमसीपी डेल्टा टी से नहीं फाइंड आउट कर सकते. लेकिन हम हमेशा एमसीपी डेल्टा टी से ही फाइंड आउट करते हैं. एक्चुअल केसेस में अगर आप देखें तो सीपी सीवी जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है, जिसकी वजह से गामा भी वेरी कर जाता है.
तो इसीलिए हमने ये एज्यूम किया है, अजम्पशन किया है कि अगर सीपीसीवी, लेकिन सीपीसीवी का जो मेन वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से जो नीचे है वो उतना नहीं होता, कम होता है। तो हम उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीपी, सीवी एंड गामा थ्रू आउट द साइकिल कांस्टेंट रहते हैं तो हम उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोल सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट तो नहीं रहते लेकिन नियर अबाउट कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए हम ये अजम्पशंस भी मान सकते हैं कि ये अजम्पशंस भी जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है वो फॉलो करता है। इसको बोलते हैं कोल्ड एयर अजम्पशंस। कोल्ड एयर मतलब अगर एयर हॉट हो जाती है तो सीपीसीवी चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि सीपीसीवी जो है वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जो एयर है वो कोल्ड रहती है, तो कोल्ड एयर अजम्पशंस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। देखिए गैस टरबाइन में क्या है कि सारा जो रोल है वो प्रेशर का और टेम्परेचर का है। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को तो तब आएगी जब आपका जो टरबाइन है, कंप्रेसर है, कोई कंपोनेंट है वो बहुत ही हाइट पे रखा हो। तो एयर अगर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हम इसमें कंसीडर करते हैं। जो टरबाइन है, ये जो कंप्रेसर है, जो हीट एक्सचेंजर है, वो सारे एक ही लेवल पे, एक ही डेटम लाइन पे रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हल्की फुल्की चेंज होती है, थोड़ी बहुत जो वेलोसिटी है वो कंप्रेसर से बाहर आने में और टरबाइन से बाहर आने में हल्की फुल्की चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का रोल होता है आपका स्टीम टरबाइन में। तो गैस टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा कोई रोल है नहीं, हल्की फुल्की चेंज होती है। तो इसको भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। तो ना के बराबर बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर सारे कंपोनेंट एक ही लेवल में हैं तो एयर को जो अपनी रेफरेंस लाइन है, जो डेटम लाइन है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे रखे हो, लेकिन सारे के सारे कंपोनेंट एक ही लेवल पे होनी चाहिए। तो एयर की जो हाइट है अर्थ से वो चेंज नहीं होगी ना। कंप्रेसर में भी वही हाइट है, हीट एक्सचेंजर में भी वही हाइट है, टरबाइन में भी वही हाइट है, तो फिर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास होगी कि नहीं होगी, वो बात नहीं चल रही, यहाँ पे चेंज की बात चल रही। जितनी इनिशियली थी फाइनली उतनी रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं रहेगा, है ना। तो चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल होनी चाहिए, ये भी है। मतलब अभी तक तो जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है वो ये अजम्पशंस फॉलो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। तो कंप्रेशन कैसा है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एक्सपेंशन कैसा है टरबाइन में? वो भी आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मतलब दोनों जो प्रोसेस हैं वो एडियाबैटिक हैं। फुल्ली एडियाबैटिक नहीं होते हैं, लेकिन हम वैसे भी जो थियोरेटिकल साइकिल की बात कर रहे हैं, थियोरेटिकल साइकिल में हम ये एज्यूम करते हैं कि कहीं पे भी जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है या फिर हीट का लीकेज नहीं हो रहा है। दे आर टोटली एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, देयर इज नो लॉस ऑफ प्रेशर व्हाइल फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस कंपोनेंट। तो वेरियस कंपोनेंट में कंप्रेसर और टरबाइन को तो हटा ही दो, क्योंकि वहां पे तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस है तो प्रेशर चेंज हो गई। लेकिन इसके अलावा जो हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे हीट ऐड हो रही है और जो कूलर है जहाँ पे हीट रिमूव हो रही है, वो दोनों जो प्रोसेस हैं उसको हम कंप्लीटली कांस्टेंट प्रेशर मान के चलते हैं। ये हमने एज्यूम भी किया था कि P2 जो है वो P3 के बराबर है और जो P4 है वो P1 के बराबर है। इसका मतलब ना तो हीट एडिशन में प्रेशर का लॉस हुआ और ना ही हीट रिजेक्शन में प्रेशर का लॉस हुआ, ठीक है। दीज प्रोसेसेस आर टोटली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका मतलब नो लॉस ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का भी कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे अजम्पशंस हैं, एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं, वो क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, आइडियल क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन फॉलो कर रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, ये जो ब्रेटन साइकिल है, दैट इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसलिए हम उसको बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल। तो अगर एयर, कल भी बताया था मैंने, एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्लोज साइकिल हो जाती है। ओपन साइकिल जो है, ओपन साइकिल एयर स्टैंडर्ड नहीं होती है, वो तो पहला ही एजम्पशन फॉलो नहीं कर पा रही, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इज नॉट एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल, क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन इज एन एयर स्टैंडर्ड। ना अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एक एक प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक एक प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस 1-2। प्रोसेस 1-2 क्या था, जरा प्रोसेस 1-2 को एक बार रिवाइज करो अपने मन में। प्रोसेस 1-2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेसर इज ए फ्लो डिवाइस। कंप्रेसर इज ए फ्लो डिवाइस। आप अगर थोड़ा सा रिवाइज करें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको याद होगा टरबाइन के लिए, कंप्रेसर के लिए, नोजल के लिए, ठीक है, थ्रोटलिंग डिवाइस के लिए, इन सारे डिवाइसेस के लिए हमने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो अलग से उसकी एप्लीकेशंस में पड़ी थी, यानी कि कंप्रेसर, टरबाइन आर फ्लो डिवाइसेस। तो 1-2 प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। ठीक है, 1-2 प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 1-2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है और फ्लो प्रोसेस है, तो उसके लिए हम जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस V1 स्क्वायर Y2, V1 स्क्वायर Y2 प्लस GZ1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा DQ इज इक्वल्स टू क्या होती है भाई, H2 प्लस V2 स्क्वायर वेलोसिटी, V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 और प्लस DW। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम वैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि V1 स्क्वायर बाई 2 को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम रहेगी। देखिए अगर एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी कितनी रहती है, 2000 किलो जूल पर केजी, 3000 किलो जूल पर केजी। किलो जूल मतलब 10⁻³ और है उसके मल्टीप्लीकेशन में। और अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर भी कर लोगे तो कितना, 100 ही आएगा। तो इसके कंपैरिजन में वैसे भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम रहती है। और जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो इसीलिए हम जब इस इक्वेशन में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। GZ2 माइनस Z1 को देखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। अब क्या बचा, LHS में बचा H1 प्लस DQ और RHS में बचा H2 प्लस DW। अब DW क्या है, DW इज द कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क कैसा होता है, निगेटिव होता है। कंप्रेशन वर्क कैसा होता है, निगेटिव होता है। और DQ क्या है, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस कितना है, तो हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1-2 कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक के लिए ये जो हीट ट्रांसफर था वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा, LHS में बचा H1, LHS में बचा H1 और RHS में बचा H2 और वर्क DW क्या है, कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क कैसा है, निगेटिव, तो माइनस WC आ गया। ठीक है, माइनस WC। अब इस WC को अगर हम इधर ले आए LHS में और इस H1 को उधर ले जाएं RHS में तो क्या हो जाएगा, WC इधर आ गया, WC इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोसेस 1-2 में WC कंप्रेशन वर्क कितना हो गया, H2 माइनस H1। WC कंप्रेशन वर्क H2 माइनस H1। ठीक है, एजम्पशन नंबर 1 क्या था, एजम्पशन नंबर 1 था द वर्किंग फ्लूइड इज एन एयर और आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए ये जो H2 माइनस H1 है, H2 माइनस H1 जो है चेंज इन एंथैल्पी, ये कितना होता है, H2 माइनस H1 कितना होता है, mCp डेल्टा टी। mCp डेल्टा टी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर यूनिट मास की। दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास। तो ये क्या है, H2 माइनस H1 क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पीज है पर यूनिट मास। तो m को तो हटा दिया, यहाँ पे बचा क्या, Cp और
Cp डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल प्रोसेस कैसा है? 1 2, तो फाइनल स्टेट 2, इनिशियल स्टेट 1, तो फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर T1। तो H2 माइनस H1 कितना हो गया? Cp T2 माइनस T1। तो कंप्रेशन वर्क H2 माइनस H1 और H2 माइनस H1, देखो H2 माइनस H1 फॉर एन आइडियल गैस, थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, H2 माइनस H1 फॉर एन आइडियल गैस ओनली क्या होता है? MCP T2 माइनस T1। सिर्फ आइडियल गैस, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आइडियल गैस है तो H2 माइनस H1 Cp T2 माइनस T1 होगा। और अगर आइडियल गैस नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए H2 माइनस H1 Cp T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो आइसेंट्रोपिक के लिए भी H2 माइनस H1 Cp T2 माइनस T1 होगा। अगर आइडियल गैस नहीं होती तो आइसेंट्रोपिक के लिए नहीं लिख पाते हम इसको, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिख पाते। खैर, लेकिन यहाँ पे आइडियल गैस है तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 फॉर ऑल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 आ गया। दिस इज प्रोसेस 1 2। अब आते हैं प्रोसेस 2 3। प्रोसेस 2 3 क्या है? प्रोसेस 2 3 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो देखो, पहली चीज तो ये कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो हीट क्या है? हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो QS लिख लिया। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता कितना है? MCP डेल्टा टी। M को हटा दो, पर यूनिट मास में चल रहे हैं सारी चीजें, तो कितना आ गया? Cp डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। प्रोसेस है 2 3, फाइनल पॉइंट 3, इनिशियल पॉइंट 2, तो फाइनल टेम्परेचर T3, इनिशियल टेम्परेचर T2। तो कितना हो गया? QS Cp T3 माइनस T2। अब Cp देखो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वैसे तो आइडियल गैस है, तो Cp T3 माइनस T2 को क्या लिख सकते हैं? H3 माइनस H2। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के किया था प्रोसेस 1 2 के लिए। 2 3 के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DQ इन प्रोसेस 2 3 इज इक्वल टू H3 प्लस V3 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW इन प्रोसेस 2 3। तो V1 V3 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, Z3 माइनस Z2 कैंसिल, बेकार हो गए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, हीट एडिशन, वर्क डन यहाँ पे कुछ है नहीं तो DW 0, DQ हीट एडेड टू द सिस्टम है, तो हीट एडेड टू द सिस्टम क्या है? पॉजिटिव है, तो DQ ही रहेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे? H2 इज इक्वल टू H2 प्लस QS हीट सप्लाइड प्लस लिया क्योंकि हीट एडेड टू द सिस्टम है, इज इक्वल टू H3। 2 3 प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं ना, तो इनिशियल पॉइंट 2, फाइनल पॉइंट 3। अब QS क्या हो जाएगा? H3 माइनस H2। ये आ गया H3 माइनस H2। और आइडियल गैस है, और आइडियल गैस नहीं भी होती तो ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसके लिए तो हम लिख ही सकते थे वैसे भी। तो H3 माइनस H2 को क्या लिख सकते हैं? Cp T3 माइनस T2। तो हीट एडेड टू द सिस्टम QS कितना आ गया? Cp T3 माइनस T2। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 3 4 को देखते हैं। प्रोसेस 3 4 बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे WC था, जैसे कंप्रेशन वर्क निकाला था वैसे ही टरबाइन वर्क भी निकालेंगे आइडियल गैस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगी 3 4 प्रोसेस के लिए। तो 3 4 प्रोसेस के लिए जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? H, देखिए अब इस बार मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगी? H3 प्लस DW, H3 प्लस DW, काइनेटिक पोटेंशियल हटा दी मैंने, इज इक्वल टू H4 प्लस DQ। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोसेस है? 3 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक, तो DQ जो था ये तो 0 हो गया, DQ जो है वो तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे DQ होगा
और यहाँ पे डी डब्ल्यू होगा, आरएचएस में डी डब्ल्यू और एलएचएस में डी क्यू। तो एडियाबैटिक है तो डी क्यू तो 0 हो गया। और डी डब्ल्यू कैसा है, टरबाइन वर्क, टरबाइन वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। तो डी डब्ल्यू ये क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डब्ल्यू टी, टरबाइन वर्क में। ठीक है, तो डब्ल्यू टी तो पॉजिटिव है, ये तो इधर ऐसे ही रखा रहा। H4 को हम इधर ले आए एलएचएस में, तो कितना हो गया डब्ल्यू टी, H3 माइनस H4। डब्ल्यू टी कितना हो गया, H3 माइनस H4। तो जो नेट वर्क है वो कितना हो गया, नेट वर्क कितना होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क। टरबाइन वर्क कितना निकाला हमने, H3 माइनस H4। कंप्रेशन वर्क कितना निकाला, H2 माइनस H1, और बीच में क्या है, माइनस अलग से। तो H3 माइनस H4 टरबाइन वर्क माइनस H2 माइनस H1 कंप्रेशन वर्क। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, WT माइनस WC इज इक्वल टू QS माइनस QR। यह क्या है, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। ये पहले भी समझाया था। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी किसके बराबर है, क्यू एस माइनस क्यू आर के बराबर है। तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी भी लिख सकते हैं और क्यू एस माइनस क्यू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, अगर हम एनर्जी बैलेंस करते हैं, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी इन कितना था, जो ऐड हुआ, जो सिस्टम को गया, हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, QS प्लस WC इज इक्वल टू एनर्जी आउट WT प्लस QR। ये बाहर गया, ये तो एयर को ऐड किया हमने, कंप्रेशन वर्क और हीट एडेड, और जो बाहर गया एयर से, टरबाइन वर्क और हीट बाहर की। इसको आप क्रॉस करोगे तो QS माइनस QR इज इक्वल टू WT माइनस WC। अब देखते हैं थर्मल इफिशिएंसी। तो थर्मल इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन प्रेशर रेशियो मैंने बताया था, मैक्सिमम प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर या मिनिमम प्रेशर। तो दो ही प्रेशर हैं, तो P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम P3 अपॉन P4 भी लिख सकते हैं, P4, क्योंकि P2 P3 के बराबर है और P4 P1 के बराबर है। तो ये हो गया प्रेशर रेशियो। अब देखो प्रोसेस 1-2 पे फिर से आते हैं। प्रोसेस 1-2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और ये P2 अपॉन P1 क्या है, प्रेशर रेशियो RP। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और जो 3-4 प्रोसेस है, वो 3-4 प्रोसेस भी क्या है, आइसेंट्रोपिक है। तो 3-4 के लिए भी हम यही रिलेशन यूज कर सकते हैं, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P3 अपॉन P4। P3 अपॉन P4 भी क्या है, प्रेशर रेशियो है। P3 अपॉन P4 भी क्या है, प्रेशर रेशियो है। तो इसकी जगह पे भी हमने लिख दिया RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब देखो यहाँ पे T3 अपॉन T4 भी RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है, और T2 अपॉन T1 भी RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसका मतलब T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 क्या है, बराबर है। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। ये जो है एक अच्छा रिलेशन है, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में भी, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, T4 को इधर ले गए और T2 को नीचे ले आए। तो ये हो गया T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ठीक है, अब देखते हैं जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी। इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है, नेटवर्क, आउटपुट टरबाइन वर्क नहीं है, नेटवर्क है। तो आउटपुट कितना मिला, टरबाइन में जितना मिला कंप्रेशन वाला उसमें से निकाल दो, तो नेट वर्क जो मिला दैट इज द आउटपुट ऑफ द साइकिल। और इन कितना किया, इन, क्योंकि कंप्रेशन वर्क भी इन है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया ना टरबाइन वर्क में से, वो तो उसी साइकिल में से ही प्रोड्यूस हुआ था, जो टरबाइन साइकिल में से ही जो प्रोड्यूस हुआ उसी में कंज्यूम भी हो गया, इसलिए कंप्रेशन वर्क को इनमें नहीं ले रहे। तो हीट एडेड टू द सिस्टम क्या है, दिस इज द हीट इनपुट, सोल इनपुट। बाहर से जो आया, जो कंप्रेशन वर्क था वो तो अंदर टरबाइन वर्क से ही उसको मिल गया ना, और उसको हमने ऑलरेडी माइनस कर भी दिया डब्ल्यू नेट में। तो जो बाहर से हमने उसमें ऐड किया वो तो QS है, हीट एडेड। तो डब्ल्यू नेट अपॉन QS। डब्ल्यू नेट को क्या लिख सकते हैं, QS माइनस QR, अभी देखा था, डब्ल्यू नेट इज QS माइनस QR। अब QS माइनस QR लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस QR अपॉन QS। QR कितना था, CP T4 माइनस T1, और QS कितना था, CP T3 माइनस T2। अभी हमने फाइंड आउट किया था QR की वैल्यू और QS की वैल्यू। QR कितना था,
हीट रिजेक्टेड इन कांस्टेंट प्रेशर, तो कितना हो जाएगा Cp T4 माइनस T1, QS कितना हो जाएगा Cp T3 माइनस T2। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है, यहाँ से हमने T1 को बाहर ले लिया, और सॉरी न्यूमरेटर में से, और डिनोमिनेटर में से T2 को बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा, यहाँ से न्यूमरेटर में से T1 को बाहर लिया तो यहाँ बचा T4 अपॉन T1 माइनस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में T2 को बाहर लिया तो यहाँ बचा T3 अपॉन T2 माइनस 1। अभी देखो एक रिलेशन हमने देखा जिसमें T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 था, यानी कि ये दोनों अगर बराबर हुए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब हम क्या करेंगे, इस T1 को नीचे ले आएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन T1, ऐसे हो जाएगा T2 अपॉन T1। और T2 अपॉन T1 क्या था, प्रोसेस 1-2 आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, T2 अपॉन T1 इज P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P2 अपॉन P1 क्या था RP, तो ये क्या बन गया, efficiency is equals to 1 minus 1 upon RP to the power gamma minus 1 upon gamma. This is the efficiency of Brayton cycle. Ideal efficiency of Brayton cycle eta is equals to 1 minus 1 upon RP to the power gamma minus 1. ठीक है, this is the efficiency of Brayton cycle.